चिराग पासवान इस वक्त हमारे बीच में हैं और मैंने देखा कि बड़े ज़ोर शोर से आप तैयारियों में भी लगे हुए हैं, बहुत रैलियां भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं भीड़ भी काफ़ी जुट रही है रैलियों में। कैसी चल रही है 24 को लेकर युवा बिहारी चिराग पासवान की तैयारी? भाई तैयारी पूरी मजबूती से चल रही है और एक लंबे समय से मेरे साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी घटी जिसकी वजह से ये तैयारी लगभग पिछले 2.5-3 साल से निरंतरता में चल रही है। बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव जा रहा हूँ और जैसा आपने कहा सौभाग्य है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ। और जैसा आपने 2-3 बार खुद जिक्र किया युवा बिहारी, ये बिहारी अस्मिता की ही लड़ाई में लड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, कहीं ना कहीं मुझसे मेरी पहचान को ही कमतर करके दिखाने का ये प्रयास किया गया है। तो ऐसे में बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बिहारियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे प्रदेश में दिक्कत इस बात की हो जाती है भाई कि आपको वहाँ पे ब्राह्मण मिल जाएगा, आपको राजपूत मिल जाएगा, भूमियार मिल जाएगा, पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, दलित मिल जाएगा, महादलित मिल जाएगा, कोरी मिल जाएगा, कुर्मी मिल जाएगा, पर आपको बिहारी नहीं मिलता है। इस तरीके से हमारे प्रदेश को जाति में, धर्म में बांट के रखा गया। मुसलमान मिल जाएंगे पर आपको बिहारी नहीं मिलता। तो ऐसे में मेरी लड़ाई 14 करोड़ बिहारियों की है और उस लड़ाई की तैयारी मजबूती से चल रही है। लेकिन बिहार में तो और भी कई बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, तो उन्होंने कभी, आप जो जिस बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं और जिस बिहारी अस्मिता को लेकर आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या उन्होंने कभी इसकी लड़ाई नहीं लड़ी? लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हुए और भी कई बड़े दिग्गज नेता, युवा नेता भी हैं। आप के डिप्टी सीएम हैं बिहार में तेजस्वी यादव, वो भी युवा नेता हैं। तेज प्रताप यादव, वो भी युवा नेता हैं। आपको नहीं इन लोगों ने नहीं लड़ी कभी लड़ाई? भाई मेरे मुख्यमंत्री 19 साल से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 19 सालों में अगर उनकी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूं, पर मैं हकीकत में मैं बिहारी हूं, मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता कि इन 19 सालों में उन्होंने बिहार के ज्वलंत विषयों को सुलझाने के अलावा बिहार में समस्याओं को और कैसे खड़ा किया जाए उस पर ज़रूर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। दलित को महादलित कैसे किया जाए, पिछड़ा को अति पिछड़ा कैसे किया जाए, जातियों में धर्म के आधार पर लोगों को कैसे बांटा जाए, अपीसमेंट पॉलिटिक्स कैसे की जाए, विभिन्न तरीके के विवादों को कैसे उत्पन्न किया जाए, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात लेकर भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाया जाए, या रामचरितमानस को लेकर कैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, ये तमाम कार्य उन्होंने किए। पर आज भी अगर आप वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, आज भी अस्पतालों की हालत वैसे ही है, आज भी स्कूलों की व्यवस्था वैसे ही है। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती? बिहार के अलग अलग जिले को आप एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना सकते? आप वहाँ पे आईटी सेक्टर क्यों नहीं लाते? क्यों हमारे युवा को आज भी दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बैंगलोर, नोएडा जाना पड़ता है? तो इन तमाम विषयों पर कार्य करने के अलावा आज भी आप दिल्ली में एम्स के सामने आप जाकर देखिए, दिनों दिन तक लाइन लगाकर लोग खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। मेरे खुद के मुख्यमंत्री एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए भाई दिल्ली के एम्स आते हैं। वो खुद पटना में इसका इलाज नहीं कराते, वो 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर आते हैं दिल्ली में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बिहार में कराएंगे, वो खबरें भी हम सब ने सुनी, मुजफ्फरपुर में लगभग 1 दर्जन लोगों का 2 दर्जन लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, जिनकी आंख निकालनी पड़ी। बाईं आंख में मोतियाबिंद था, दाईं का ऑपरेशन कर दिया गया। तो मेरे मुख्यमंत्री बच गए। अगर वहां पे कराते तो संभवतः उनके साथ भी कोई घटना घटती। पर द पॉइंट इज दैट उन्होंने इन सारी चीजों पे काम ही नहीं किया। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, बिहार का अभी भी रेवेन्यू बद से बदतर हुआ है। पर कैपिटा आय हम लोगों की बढ़ने की बजाय गिरती जा रही है। तो ये तो अर्थव्यवस्था है बिहार की। एक बाइक का ऐड था, उसकी एक टैगलाइन थी, रगड़ो मगर प्यार से। वही आप करते हैं नीतीश कुमार जी के लिए? मैं सही सवाल सामने रखता हूं, सही उदाहरण उनके सामने रखता हूं। अब उनको ये चुभे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, रैलियां भी खूब सारी कर रहे हैं, लेकिन ये तब तक पूरी तरह से कामयाब नहीं होगा जब तक सीटों में कितना आपको प्रतिनिधित्व मिलता है। कुछ बात हुई है सेंट्रल लीडरशिप से कि कितनी सीटें आपको मिल रही हैं, या कितनी आपने सामने प्रस्ताव रखा है कि नहीं, कम से कम मुझे अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, एक प्रभाव दिखाने के लिए जिसकी बात आप करते हैं, उसके लिए मुझे इतना तो चाहिए? भाई यकीनन बातचीत हुई है
जब 18 जुलाई, अगर मुझे डेट ठीक से याद है, जब एनडीए के जब 25 साल हुए थे और उस कार्यक्रम में जब मैं सम्मिलित हुआ भी था, तो उसमें जाने से पहले भी तमाम इन विषयों को लेकर राजनीतिक दल है, यकीनन चुनाव लड़ना बहुत महत्व रखता है, चुनाव में संख्या मायने रखती है। तो यकीनन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। उस सोच को धरातल पर उतारने के लिए ज़रूरी है मजबूती से हमारे सांसद जीतकर भारत की संसद में आए, बिहार की विधानसभा में मजबूत प्रतिनिधित्व हो। तो इस नाते यकीनन ये संख्या बल भी मायने रखती है। तो यकीनन इन तमाम बातों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। वो क्या चर्चा हुई है उसको अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर पाऊंगा। गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर कोई भी जानकारी मैं पब्लिक डोमेन पे पहले रखूं गठबंधन के भीतर एक आम सहमति बनने से पहले। तो यकीनन राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुई है और मेरा विश्वास है कि दही चूरा आते आते तक मकर संक्रांति तक ये सारी बातें सार्वजनिक भी हो जाएंगी। इस मांग के साथ आपने क्या ये भी मांग रखी है कि हाजीपुर भी चाहिए? क्योंकि हाजीपुर मुझे लगता है कि इस वक्त एक तरह से अस्मिता का भी सवाल है और पर्सनली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हाजीपुर मेरे लिए मायने इसलिए ज़्यादा रखता है क्योंकि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पहचान हाजीपुर से रही। दो बार उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हाजीपुर की जनता ने ही कराया। और मुझे कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं, देश में ही नहीं दुनिया में अगर आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अगर लोग जानते हैं तो उसमें हाजीपुर की जनता का एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ माना था और मैं मानता हूं कि एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को उनके जाने के बाद वो पूरा करे। ये जवाबदेही मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर है। आजकल इसको नेपोटिज्म कहा जाता है, पर मैं उस दौर का हूं, 4 दशक मैं बिता चुका हूं, पर मैं उस दौर का हूं जब पिता के नक्शे कदमों पे चलना बेटे के लायक होने के निशान होते थे। कहा जाता था कि पिता जैसा बनो, पिता के पग चिन्हों पे चलूं। कब ये नेपोटिज्म बदल गया और कब पिता के पग चिन्हों पे चलना गलत हो गया मुझे पता नहीं चला। बट बहरहाल मैं मानता हूं, मैं उन्हीं संस्कारों में पला बड़ा हूं कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर है। और ऐसे में इसी प्रयास को पूरा करने का कार्य मैं कर रहा हूं। हाजीपुर की सीट यकीनन मेरे लिए महत्वपूर्ण है और ये विश्वास है मुझे कि आने वाले दिनों में हाजीपुर लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे चुनाव हाजीपुर से या जमुई से लड़ेंगे? अंतोगत्वा ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड ही लेगा। फिलहाल जमुई का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 2 बार जमुई की जनता ने, जैसे पिताजी की पहचान हाजीपुर से रही, मेरी पहचान जमुई की वजह से है। 2 बार जमुई की जनता ने मुझे भारत की संसद में भेजने का काम किया। ऐसे में उनके प्रति भी मेरी जवाबदेही है। पर अंतोगत्वा पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंतिम फैसला लेगा कि जमुई से कौन लड़ेगा और हाजीपुर से कौन लड़ेगा। हाजीपुर में किसी तरह का कोई क्लैश आपको लगता है होगा? क्योंकि जो क्लैश है चाचा के साथ वो हाजीपुर सीट पे भी आके कहीं ना कहीं क्लैश करेगा। मुझे लगता है भाई जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे ये बातें अपने आप बहुत एमिकेबली साइडलाइन हो जाएंगी। फिलहाल ये बड़े विषय लग रहे हैं, बट मेरा एक अपना अनुभव है 14 में भी सीटों को लेकर ऐसा लगता था कि बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी क्योंकि लास्ट मिनट हम लोग का अलायंस भाजपा के साथ हो रहा था। 19 में भी लग रहा था कि संभवतः कठिनाइयाँ आएंगी, बट हर बार हम लोगों ने देखा है कि चुनाव समीप आते आते तमाम चीज़ें बहुत एमिकेबली सॉर्ट हो जाती हैं। इस बार भी हो जाएंगी। चाचा पशुपति पारस से सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी है या फिर पारिवारिक माहौल में बात होती है? भाई बातचीत कोई नहीं होती, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अब ये मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न भी नहीं रहा। मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ इन सारी बातों से। मेरे लिए बिहार, बिहारियों की लड़ाई एक बहुत बड़ा विषय है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बहुत बड़े लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे में मैं घर परिवार की लड़ाई में अपने आप को उलझा के ना अपनी एनर्जी ना अपना समय व्यर्थ करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जब रैलियों में भीड़ जुटती है तो उसमें लड़के ज़्यादा होते हैं लड़कियाँ? बिहारी भारी संख्या में होते हैं, युवा भारी संख्या में होते हैं उन सभाओं में, और वही मेरे जोश को बढ़ाते हैं, वही मेरे विश्वास को बढ़ाते हैं कि जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ वो सोच कहीं ना कहीं सही है और इसीलिए इतनी भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है। आप क्या कुछ ऐसी बातें रखेंगे पब्लिक के सामने जो आप जाते हैं तो क्या रखते हैं कि क्यों आपको पब्लिक वोट करे, क्यों आपके समर्थन में आए आपके बिहार की जनता? भाई सकारात्मक राजनीति का मैं पक्षधर रहा हूँ, जहाँ यकीनन ये बात जरूर जनता के साथ साझा करता हूँ कि पिछले 75 सालों में
क्या कारण रहा जब भारत एक साथ आज़ाद हुआ, तो क्या कारण रहा कि भारत के कई ऐसे प्रदेश हैं जो विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़े। आप दिल्ली देख लीजिए, आप मुंबई देख लीजिए, कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे अच्छे कार्य हुए और सारे चमचमाते शहर बने। वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश है जो कि आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। इसके जिम्मेदार कौन है, ये जवाबदेही तय करने का भी समय है। चुनाव जब आते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता हैं जो इसका लाभ उठाते हैं हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर। जातीय समीकरण, जिसको आजकल बहुत एक खूबसूरत टर्मिनोलॉजी दे दी गई है, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग कर करके कागजों पे वो लोग चुनाव लड़ते और जीतते हैं कि भाई हमारे पास ये समीकरण का वोट है, वो समीकरण का वोट है। पर क्योंकि आपने कोई कार्य नहीं किया होता, विकास के नाम पर आप वोट नहीं मांगते, आप विकास के नाम पर आप चुनाव नहीं लड़ते। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद से अभी तक जो लोग सत्ता में रहे वही लोग आज भी सरकार में। आज बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है भाई, उसमें कौन है? कांग्रेस है। लंबे समय तक सत्ता में कांग्रेस रही, लगभग 5 दशक से ज़्यादा बिहार में कांग्रेस सत्ता में रही। 1.5 दशक से ज़्यादा हम लोगों ने राजद को हम लोगों ने बिहार में सरकार में देखा, और लगभग 2 दशक अब होने को आए हैं मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता में, और यही लोग आज की तारीख में बिहार सरकार का हिस्सा हैं। तो जब 75 सालों में जो लोग बिहार का विकास नहीं कर पाए, वो लोग आज बिहार के विकास की बात करते हैं, तो ताज्जुब होता है कि एक लंबा समय बिहार की जनता ने आपको दिया। तो जहां ये बातें मैं जनता को याद दिलाता हूं, वहीं साथ में बिहार के विकास को लेकर जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया, वो जनता के साथ साझा करता हूं। भाई मेरे पास शायद ही बिहार की कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम लोग के पास ना हो। बिहार में रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, किसानों के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। भाई मुझे ताज्जुब होता है कि मेरा प्रदेश, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर आज आपके इस मंच से मैं ये भविष्यवाणी करके जा सकता हूं कि आज से 6 महीने के बाद पुनः मेरा प्रदेश, आधा प्रदेश बाढ़ में डूबा होगा और आधा प्रदेश सुखाड़ से प्रभावित होगा। और ये निरंतरता में दशकों से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो क्यों इसका स्थायी समाधान नहीं निकलता है? मेरे मुख्यमंत्री अगली बार अगर तब तक वो रहते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोकसभा के साथ शायद विधानसभा के भी चुनाव वहां पे हो जाए, पर अगर वो रहते हैं तो जून जुलाई के महीने में फिर वो अपना उड़न खटोला निकालेंगे, हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करेंगे और बोलेंगे हाँ बरसात का पानी आ गया। हर साल तटबंध बनते हैं, पहली बरसात में ही कटाव का पानी घरों में घुसने लग जाता है। क्यों इसका स्थायी समाधान नहीं निकलता है? क्यों लिंकिंग ऑफ द रिवर्स की योजना पे हम लोग काम नहीं करते? आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट कब बुलाया मुझे नहीं याद। ईज ऑफ बिजनेस नहीं है वहां पे। लैंड रिफॉर्म्स बाबा आदम के जमाने के चल रहे हैं। जमीन आप ले नहीं सकते मेरे प्रदेश में, जमीन नहीं मिलेगी, उद्योग कैसे लगेंगे? तो इन तमाम विषयों पर आज भैया अयोध्या में अगले महीने इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोग एक ऐसी धरती से आते हैं जहां पे एक से एक महापुरुष वहां पे जन्म लिया। हमारी धरती गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। माता सीता, सीतामढ़ी को क्यों नहीं उतना ही बड़ा भव्य मंदिर मिल सकता है? वहां पे भगवान महावीर की वो जन्म स्थली है, वहां पर गौतम बुद्ध की वो धरती है। सोचिए इन तमाम स्थलों को अगर वर्ल्ड क्लास सिटीज में अगर विकसित कर दिया जाए। आस्था तो एक तरफ है, आस्था को तो आप सम्मान देंगे ही देंगे, बट रिलीजियस टूरिज्म से रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? और ये रेवेन्यू जनरेशन की जरूरत है, तभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, जितना हार्श आप चाचा नीतीश पर रहते हैं, जितना टारगेट पे रखते हैं, उतना आप लालू जी पर नहीं होते हैं, उतना तेजस्वी पर नहीं होते हैं। जंगल राज तो लालू जी के वक्त में कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन टारगेट पे आपके हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं। बिकॉज द पर्सन इन कंसर्न राइट नाउ इज हिम ओनली ना भाई। और जो मेरे मुख्यमंत्री की सरकार चला रहे हैं दोनों मिलके, जो मेरे मुख्यमंत्री को जानता है वो ये जरूर जानता है कि इज अ सिंगल मैन आर्मी। मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं उनके बाएं हाथ को भी नहीं पता होता कि दायां हाथ क्या कार्य कर रहा है। ये उनकी कार्यशैली शुरू से रही है। अकेले निर्णय लेने वाले। आप मुझे बता दें कि गठबंधन के कितने साथियों को पता था जब उन्होंने शराबबंदी का उन्होंने ये फैसला लिया? या कितने लोगों को पता है कि जातीय जनगणना उन्होंने कैसे कराई? क्या उसका रोड मैप था? आप गठबंधन के साथियों को तो भूल जाइए, उनके खुद के नेता मंत्रियों को नहीं है पता होगा। गिनती के 2-4 लोग को अगर छोड़ दें वहां पर, तो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं है जानकारी। तो ऐसे में जो नीति निर्धारक हैं, जो फैसला ले रहे हैं, सवाल भी उन्हीं से ही बनेगा। आपने जातीय जनगणना की बात की, आपको लगता है कि जातीय जनगणना का जो मसला उठा रहे थे और एक तरह से प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे थे अभी सत्ता पक्ष को, वो इन 3 राज्यों के मैंडेट ने उसको खारिज कर दिया? भाई बिल्कुल खारिज किया, क्योंकि उदाहरण बिहार का था।
हर दल के, ये विपक्ष के तथाकथित इंडिया अलायंस के जितने नेता थे, उन्होंने हर मंच से जातीय जनगणना का उन्होंने ये मुद्दा उठाने का काम किया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने हर मंच से इसको उठाने का काम किया। पर जितनी बार आपने जातीय जनगणना का जिक्र किया तो उदाहरण के तौर पर बिहार की जातीय जनगणना सामने आई, जिस पर बिहारियों को ही विश्वास नहीं है तो किसी दूसरा कोई क्या विश्वास करेगा। और अगर इसी तरीके से टेबल पर अगर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है तो कोई भी सरकार रिपोर्ट तैयार करके दे दे, उसके लिए फिर इसको चुनावी मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है। और यही अविश्वास था जो इन परिणामों में बदला। अच्छा, मैं वापस नीतीश कुमार पर आना चाहूँगा। मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि उन पर उम्र नीतीश कुमार पर हावी हो रही है? क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, दो एक चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी किसी भी पर्सपेक्टिव में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जो विधानसभा में हुआ, या फिर एक किसी अंतिम क्रिया में एक बार नीतीश गए थे और उन्होंने वहाँ माला कहीं और चढ़ानी थी और किसी और पर फूल बरसा दिए थे। तो ये जो दो तीन चीज़ें अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, आपको लगता है कि ये उम्र उन पर हावी हो रही है, या ज़ुबान फिसलना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो ज़ुबान फिसलते जाना, विधानसभा में वही बात कहना, विधान परिषद में उसको फिर से दोहरा देना, कैसे देखते हैं? भाई, मेरे मुख्यमंत्री थक गए हैं, ये मैं मानता हूँ, और मैं ईमानदारी से भी इस बात को मानता हूँ। और ये बात जब मैं बोल रहा हूँ, मैं कतई तंज के हिसाब से या ताना आपको देने हैरानी के लिए हुई मैं थी नहीं उस बोल वक्त जब आप नीतीश कुमार का वो स्टेटमेंट सुन रहे थे? मैं एब्सोल्युटली, देखिए, मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूं, पर व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपने आप को हमेशा से संयमित तरीके से कंडक्ट किया है। मैं राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर हमेशा से रहा हूं, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि आप कठोर से कठोर बात को मर्यादित शब्दों में आप कह सकते हैं। और इसमें मैं मानता हूं कि खूबसूरत उदाहरण मेरे मुख्यमंत्री खुद रहे हैं, क्योंकि बोलने की शैली उनकी हमेशा मर्यादित रही है। ऐसे में मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लेकर, और मैं उसको अश्लील ही मानूंगा, क्योंकि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके साइंस से जिस तरीके के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो कतई ही सभ्य समाज में बोलने वाले वो शब्द नहीं है। तो इस तरीके से विधानसभा में, या फॉर दैट मैटर पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरीके से उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा में किया, जो दलित समाज से आते हैं उनको जिस तरीके से अब शब्द उन्होंने बोले, या जो उदाहरण आपने दिया, पूर्व मंत्री बिहार के और बहुत सम्मानित नेता महावीर बाबू रहे हैं, उनके जब पुण्यतिथि पर वो गए तो उनके ऊपर पुष्पांजलि करने की बजाय उनके सुपुत्र जो इन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा वो कर आ गए। तो ये तमाम उनका व्यवहार जो है, या उनकी जो शब्दावली है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर किसी ना किसी बीमारी से मेरे मुख्यमंत्री पीड़ित हैं, और मुझे लगता है कि उनका सही इलाज होना चाहिए। और जो भी बीमारी है, बिहार की जनता को जानने का अधिकार है। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, और मुझे लगता है जनता को जानने का अधिकार है कि व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, क्या है। क्योंकि जो उन्होंने बाद में एक तरह से खेद भी जताया, वो मतलब खेद की तरह नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था कि बस टालना है किसी भी तरीके से, वो कर दिया। वो खेद मैं तब मानता, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं, भगवान ना करे, पर अगर इस मन से अगर मेरे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं तो गाड़ी में जाते जाते मुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये बात मैंने गलत बोली। मेरे मुख्यमंत्री ने ना उन बातों को विधानसभा में बोला, बल्कि उससे ज्यादा इम्पैक्ट के साथ विधान परिषद में जाके उन्होंने बोला। तो उनको इस बात का खेद नहीं था। हाँ, मीडिया के दबाव में या उनकी चारों तरफ से जिस तरीके से आलोचना होने लगी, तो उसके बाद जरूर उनको लगा कि इस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने माफी भी मांगी, उनको इस बात की ग्लानि हो रही हो, ये तो कहीं से नहीं लगा। अच्छा, मैं वापस राजनीति पर आता हूँ, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं। पिछली बार जब लोकसभा के परिणाम आए थे तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनडीए के फेवर में थे, लेकिन तब और अब में डिफरेंस ये है कि तब नीतीश जी साथ में हुआ करते थे गठबंधन में। इस बार नीतीश जी गठबंधन में नहीं है। पिछली बार 16 सीटें नीतीश जी की पार्टी ने जीती थी। इस बार एनडीए वर्सेस महागठबंधन की टक्कर को आप कैसे देखते हैं? भाई, मेरे मुख्यमंत्री अब वो पहले वाले मुख्यमंत्री रहे भी नहीं है। एक समय था, एक दौर था जब मैं मानता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री जी का एक अपना जनाधार था। बिहार की जनता उन पर विश्वास करती थी और उनके पक्ष में मतदान करती थी। और हम लोगों ने देखा भी है 2010 में जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री ने 5 साल के कार्यकाल के बाद एक ऐतिहासिक जीत बिहार में हासिल की थी, वो उनके कार्यों के हिसाब पर ही थी। पर हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से बार बार पाला बदलने का और जिस तरीके से उनको पलटू राम का टैग दिया जाता है हमारे प्रदेश में, 2 बार उन्होंने जनादेश का अपमान किया। 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 2020 का जनादेश एनडीए के लिए और सरकार चला रहे हैं वो महागठबंधन के साथ।
तो जनता में से उनकी वो विश्वसनीयता, ही इज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। अब जनता अब उन पर विश्वास नहीं करती और कैसे करेगी? क्या फीडबैक मिलता है जब आप पब्लिक के बीच जाते हैं इन चीजों को? भाई आक्रोश है जनता का, और आक्रोश स्वाभाविक भी है। मेरे मुख्यमंत्री ने जितना ध्यान अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया, उतना ध्यान अगर वो बिहार की जनता के लिए करते तो संभवतः बिहार आज बेहतर परिस्थितियों में होता। आज अगर बिहार और बिहारियों को अपमानित होना पड़ता है, भाई नेशनल चैनल्स पे, आप ही के चैनल पे मेरा बिहार क्यों सुर्खियां बनता है? क्योंकि वो एक ऐसा राज्य है जहां पे पुल हवा में गिर जाता है, जहां पे बांध चूहे उतर जाते हैं, लाखों की शराब पुलिस थाने से चूहे पी जाते हैं। इन विषयों में मेरा बिहार सुर्खियों में आता है, अपराध को लेकर आता है, भ्रष्टाचार को लेकर आता है। तो ऐसे में बिहारी होने के नाते ये आक्रोश स्वाभाविक है, और यही आक्रोश जब मैं अपनी जनसभाओं में भी जाता हूं तो देखने को मिलता है। तो आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन का हारना तय है। उदाहरण के तौर पे अभी पीछे जो 3 उपचुनाव हुए हैं वो उदाहरण है। भैया आप गोपालगंज की सीट इस गठबंधन में आप हार गए, कौन विश्वास कर सकता है? अब कुर्नी की सीट आप इस गठबंधन में आप हार रहे हैं। तो ये दर्शाता है मोकामा में जो सीट आप 50,000 60,000 के मार्जिन से आप जीतते, या जीतने का लक्ष्य इस बार भी था, वो मार्जिन एक वेफर थिन मार्जिन पे आके टिक जाता है। तो ये दर्शाता है कि जिस गठबंधन में मेरे मुख्यमंत्री रहेंगे वो गठबंधन हारेगा ही। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लोग बोलते हैं कि मैं मेरे मुख्यमंत्री का विरोध करता हूं तो हर एक जगह मैं उन्हीं की बात करता हूं, बट ये तीनों राज्यों में देख लीजिए, तीनों राज्यों में क्या मेरे मुख्यमंत्री के बयानों का असर नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी ने, मेरे मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले नेताओं के बारे में जिस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने हर मंच से खुल के इसका जिक्र किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला कि राज्यसभा में नामांकन के दौरान किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने उन्हें अपमानित करने का काम किया। तो क्या मेरे मुख्यमंत्री जी का रवैया इंडी अलायंस को हराने का जिम्मेदार नहीं है? उनकी विधानसभा में महिलाओं को कही हुई बातें इनके अलायंस को हराने के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये तमाम बातें उदाहरण हैं कि मेरे मुख्यमंत्री जिस अलायंस में रहेंगे वो अलायंस हारेगा। आपने चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, 2024 में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, ये पूरे विश्वास के साथ आपको बोल के जा रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने इंडी अलायंस शब्द का इस्तेमाल किया। कल इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे यार देखो हमने इतना अच्छा नाम दिया INDIA, ये हमको इंडी कहते हैं, हमको घमंडिया कहते हैं, क्यों INDIA में क्या दिक्कत है? भाई मेरे देश का नाम है वो, आप मेरे देश के नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकते, गलत है ये। आप राजनीतिक लाभ के लिए आप मेरे देश के नाम का आप इस्तेमाल करें, ये सोच ही पूर्णतः गलत है। और जब मैं इंडी अलायंस बोल रहा हूं तो मैं उसमें क्या गलत बोल रहा हूं? दिस इज हाउ इट इज। आप अलायंस की जगह फिर कुछ और बोल देते ना उसमें, और अलायंस बाद में रख देते हम लोग को बोलने के लिए। और घमंडिया, अब मैं कितना मूर्ख साउंड करूंगा कि इंडिया बोल के अलायंस बाद में बोलूं कि मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं। गलत है ना? आप उसको पूरा करेंगे तो मैं अलायंस शब्द को 2 बार रिपीट कर रहा हूं, मैं क्यों रिपीट करूंगा? तो भाई ये मूर्खता वाली बात है ना जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, बीच बीच में बड़ी ये चर्चा उठती है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होने वाली है। इन चर्चाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सारी अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो 2-4 बार फिर इस तरह की चर्चा हुई कि नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है, महागठबंधन में कुछ खटपट चल रही है। इनको कैसे देखते हैं? कोई संभावना लगती है आपको? भाई व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर, एनीथिंग इज पॉसिबल। जब मेरे मुख्यमंत्री का जिक्र आता है हर चीज संभव है। वो कभी भी अलायंस बदल सकते हैं, कभी भी नए गठबंधन में जा सकते हैं, और वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी अब उनकी नहीं रही कि वो किसी भी अलायंस में वो ऑनेस्ट रहेंगे। बट हैविंग सेड इट ऑल, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल। पहली बात तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मेरे मुख्यमंत्री किस अलायंस में है नहीं है। मैं बिहारियों की सोच को लेकर अगर आ जाते हैं एनडीए अलायंस में, वो आ जाते हैं एनडीए में नीतीश कुमार, तब फिर आपको कोई दिक्कत होगी? सो भाई मैंने जैसा कहा कि इट्स एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल, सो लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। मतलब अभी आप इस चर्चा पर विराम लगाना चाहते हैं? कोई मतलब ही नहीं है ना इस पे कोई बात करने का, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि आने वाले अभी 3 महीने हैं, क्या होना है नहीं होना है। बट जब ऐसा कुछ होगा तो उस वक्त इस पे बात की जाएगी। अभी आप 400 प्लस का टारगेट बीजेपी ने रखा है इस बार, आप भी उन्हीं के साथ हैं। ये 400 प्लस आपको नहीं लगता, जिस हाइपोथेटिकल का आप जिक्र कर रहे हैं ये भी हाइपोथेटिकल है 400 प्लस? क्योंकि 400 प्लस के लिए आपको दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति देनी पड़ेगी, जो कि अभी उतनी नहीं है।
भाई जब तक आप लक्ष्य नहीं रखेंगे आप उसको प्राप्त कैसे करेंगे? इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव टारगेट्स इन लाइफ एंड आई थिंक ये टारगेट्स ही हैं जो एनडीए गठबंधन को लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। मुझे लगता है ये पहली ऐसी सरकार है जिसने प्रो कम्बेंसी को इतनी मजबूती से दर्शाने का काम किया। 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को 2019 में मिला, जबकि हकीकत है कि 19 में लोग बोलते थे कि विपक्ष मतलब एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। 2014 में लोग जरूर मानते थे कि एक लहर है, वेव है, प्रो मोदी एटमॉस्फेयर है, बट 2019 में कोई नहीं मानता था इस बात को। पर हम लोगों ने देखा कि 2019 की जीत 2014 से बड़ी थी और यही मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 2024 की जीत 2019 से बड़ी होगी। यानी कि पिछली बार 39 आई थी, इस बार पूरी 40। 100% यस। एक से हम लोग चूक गए थे पिछली बार, किशनगंज की एक सीट थी जो रह गई थी हम लोग के खाते में आने से, पर मैं मानता हूं कि इस बार 2024 में 40 की 40 सीटें हम लोग का गठबंधन जीतेगा। अच्छा, 5 अगस्त 2019 को जो सरकार ने फैसला लिया था, केंद्र सरकार ने 370 और 35A को हटाने का, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अब वर्डिक्ट दिया है उस पर अब फाइनली मुहर लगा दी, उस पर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कैसे देखते हैं उसको? भाई हम लोग बहरहाल उम्मीद यही थी कि ऐसा ही फैसला आएगा। मुझे नहीं लगता कि भाजपा के या एनडीए के किसी भी नेता, किसी भी सांसद, किसी भी विधायक को अयोटा % भी डाउट था इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आने वाला है। डेफिनेटली यस, वैलिडेशन का इंतजार विपक्षी नेता जरूर कर रहे थे। उन लोगों को ये वैलिडेशन चाहिए था, उनको ये ऑथेंटिकेट करवाना था कि क्या ये फैसला सही है या गलत है। और मुझे लगता है कि अब शायद अब उन लोगों को भी ये वैलिडेशन मिल गया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि जो फैसला लिया गया, भाई जिस दिन ये फैसला भी लिया गया था उस दिन खुद लोकसभा में अपनी पार्टी की तरफ से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बातों को सदन में मैं खुद वहाँ पे खड़े होकर रख रहा था। और उस दिन भी मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी पर यह विश्वास जाहिर किया था कि एक इन्हीं में ये इच्छा शक्ति है कि जितने लंबित पड़े विषय हैं उसको एक अंजाम तक लेके जाने का कार्य इन्होंने किया। भले वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ विषय हो, भले वो धारा 370 की बात हो, या महिलाओं की एक लंबे समय से जो मांग थी विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन का नाम जिस तरीके से देके इस अधिनियम को लाया गया। तो मुझे लगता है इन तमाम विषयों को एक अंजाम तक लेकर जाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी में धारा 370 भी थी, उस वक्त भी हम लोगों ने इसका स्वागत किया। डेफिनेटली स्टेटहुड लौटाने की बात न्यायालय की तरफ से भी की गई और इसके लिए सरकार भी कमिटेड है, जल्दी वहाँ पे चुनाव भी करवाए जाएंगे। ठीक है, आप जब प्रचार में जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला, युवा बिहारी का जिक्र वहाँ पर होता है ज़रूर, लेकिन युवा तो तेजस्वी यादव भी हैं। तो बिहार की राजनीति में अगर बिहार की जनता को किसी युवा को चुनना हो तो वो आपको क्यों चुने, क्यों तेजस्वी नहीं? मुझे लगता है राजनीति में विजन, आपकी सोच, आपके विचार मायने रखते हैं। मुझे वो विजन का अभाव इन नेताओं में दिखता है। मेरे मुख्यमंत्री को जब मैं विजनलेस बोलता हूं, क्योंकि आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री या ये सरकार या उप मुख्यमंत्री जो इस गठबंधन का हिस्सा हैं, वो अपनी दल की तरफ से भी तो सरकारी एजेंडे में अपनी सोच को जोड़ सकते थे ना। पर आज की तारीख में बिहार में सरकारी एजेंडा क्या है? गवर्नमेंट एजेंडा जिस पे कार्य चल रहा है वो है 7 निश्चय। नाउ व्हाट इज 7 निश्चय? 7 निश्चय में नली गली बन रही है। 7 निश्चय में बिहार में नल जल योजनाओं पे काम चल रहा है। ये तमाम तरीके के कार्य 7 निश्चय के तहत लिए गए हैं, जिसमें ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कोई बात हो रही है, ना आईटी सेक्टर को लाने की बात हो रही है, ना एजुकेशनल हब्स बनाने की बात हो रही है, ना वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर करने की बात हो रही है। जिस पे आप काम कर रहे हैं 7 निश्चय, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल नेसेसिटीज़ हैं जो कि बाय डिफॉल्ट किसी भी सरकार को करनी है। भाई अगर किसी क्षेत्र का मैं सांसद हूँ, मैं जमुई का सांसद हूँ, तो मैं 5 साल के बाद ये नहीं गिनाऊंगा ना कि मैंने इतनी सड़कें बनाई, या मैंने इतने पुल पुलिया बनाए, या मैंने इतनी नली बनाई, या मैंने इतने हैंडपम्प्स दिए, या मैंने इतने ट्रांसफार्मर्स लगाए। ये तो मुझे वैसे भी करना है। मैंने बड़ा क्या किया जिसके लिए आपने मुझे चुना? आज जब मैं जाकर बोलता हूँ कि भाई मैंने जमुई को पहला मेडिकल कॉलेज दिया, ये उपलब्धि है। 25 साल हो गए मेरे जमुई को जिला बने हुए, एक केंद्रीय विद्यालय नहीं था, मैंने पहला केंद्रीय विद्यालय जमुई को दिया, ये उपलब्धि है। सिमिलरली मैंने वहाँ पे 2800 करोड़ की रेल परियोजना, एक विधानसभा चकाई की जो पूरी तरीके से कटी हुई थी मुख्य धारा से, उसको जोड़ने का काम हम लोगों ने किया, ये उपलब्धि है। सिमिलरली मेरे मुख्यमंत्री अगर बोलते कि भाई नली गली बनाना, ये तो आपको वैसे भी करना था ना। आप बड़े प्रोजेक्ट्स बताइए ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर या आईटी सेक्टर को लेकर या रेवेन्यू जनरेशन को लेकर क्या योजनाएं आप लेकर आए। तो जब आपके पास वो विजन नहीं है
और जितने घटक दल आपके साथ हैं वो भी अपना कोई विजन लेकर नहीं आए। भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है अलायंस में, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है? मुझे नहीं पता कि राजद का एजेंडा क्या है या किस एजेंडे पे राजद काम कर रही है, क्योंकि उनका विजन ही कभी सामने नहीं आया। चिराग, और मेरे मुख्यमंत्री का जो विजन सामने आया वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए तो नहीं है। जी राणा जी, एक सवाल है, बिहार में विकास को लेकर के चुनाव लड़ा जाए और जीतने की उम्मीद की जाए, अभी तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बिहार में जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने विकास के आधार पर चुनावी जीत हासिल नहीं की है। आपके मुख्यमंत्री यानी कि 2 गठबंधन की सरकार, 2 पार्टियों की सरकार वहाँ चल रही है, उसने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जातिगत जनगणना करवाई जाए, और ऐसा लग रहा है कि जातिगत जनगणना करवा करके उन दोनों दलों ने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उसके पीछे उनको लगता है कि इस बार की चुनावी जीत जो है यही सुनिश्चित करेगी। आपको उनके इस जातिगत जनगणना करवाने और इस पर इतना यकीन करने के पीछे कोई बहुत वाजिब वजह दिख रही है? भाई जातीय जनगणना आपने कराई, अच्छी बात है, पर आप मुझे बताइए ना कि इससे एक आम बिहारी को क्या लाभ मिला? कितनों के घर में चूल्हे जल गए या कितनों को नौकरियां मिल गई? इससे क्या लाभ क्या मिला? बल्कि आपने और मतभेद ही पैदा कर दिए। आज की तारीख में हम लोग एक दूसरे को प्रतिशत से अब बुलाने लग गए। अच्छा तुम 3% वाले हो ना, हम 5 वाले हैं। अच्छा हम तो 14 वाले हैं, हम 18 वाले हैं। आपने हम लोगों को जाति के साथ साथ अब प्रतिशतों में बांटना शुरू कर दिया। यही मेरे लिए चिंता का विषय। भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, समावेशी इंक्लूसिव राजनीति का मैं पक्षधर हूँ। सबको आपको साथ लेकर चलने की बात करने की जरूरत है। आपने जातीय समीकरण, ये जातीय जनगणना कराकर जनता के बीच उसके आंकड़े साझा कर कर आपको क्या मिला या बिहारियों को क्या मिला? ये मेरे मुख्यमंत्री से सवाल है। इसके आधार पर आपने क्या ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली कि आज जो बिहार के किसी गांव में बैठा एक युवा जो रोजगार की उम्मीद कर रहा है, उसको इस जातीय जनगणना से क्या लाभ हुआ? तो ये मेरे लिए चिंता का। आपने ठीक ही बोला कि अभी तक बिहार में विकास के नाम पर चुनाव को वो सफलता नहीं मिली है, बट वो सफलता नहीं मिली इसके लिए हम लोग आगे प्रयास भी ना करें, ये गलत है। भाई जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, जब बिहारी डायस्पोरा के लोग मिलते हैं मुझसे, उनको इस बात की शिकायत रहती है कि क्यों बाकी राज्यों की तरह या बाकी देशों की तरह हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ता। और वो लोग इस बात के पूरी तरीके से खिलाफ हैं जो जातीय राजनीति हमारे प्रदेश में होती है। मुझे लगता है मैं एकमात्र ऐसा नेता हूं भाई जो कम से कम इतनी हिम्मत रखता है बिहार के मंच पे खड़े होकर ये बोलने की कि मैं जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं करता, और मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात कर रहा हूँ, और मैं उसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। 20 में यकीनन मुझे भी सफलता नहीं मिली, पर मुझे आगे भी सफलता नहीं मिलेगी। इस उम्मीद में मैं अपने विचारों को बदल दूं या अपनी नीति, अपने सिद्धांतों को बदल दूं, वो मैं करूंगा नहीं। एक और सवाल आपसे मेरा है, आपने कहा कि 7 निश्चय में सरकार ने उन सभी बातों को शामिल किया है जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं इंसान की, और सरकार की कामयाबी या उसके टारगेट्स उसको जोड़ करके देखना सरकार की एक तरह की नाकामी ही है। औद्योगिकरण हो या वहाँ के साधन संसाधन के आधार पर वहाँ विकास तय किए जाएँ, उसके लिए प्लानिंग की जाए, इस पर भी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन सरकार एक बात सोचती है, वो कहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। एक लड़ाई लड़ेंगे, एक नैरेटिव गढ़ेंगे, बिहार के लोगों के बीच में ये बताएंगे कि हम तो चाहते हैं कि बिहार बहुत अच्छा हो, लेकिन सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है। यह नैरेटिव भी बिहार में चल सकता है, इस बात की गुंजाइश कितना आप देखते हैं? जैसे आपने कहा कि जाति नहीं चल सकती है, मुझे लगता है जाति चल जाती है बिहार यूपी में, वैसे ही अब स्पेशल स्टेटस। भाई ये नैरेटिव तब चलता जब इस नैरेटिव के पीछे एक ईमानदार सोच दिखाई देती। अब ये ईमानदार सोच क्यों नहीं है, मैं आपको उदाहरण के साथ मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे मुख्यमंत्री को आज 19 साल के बाद याद आता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप सबके पास वो आर्काइव्स होंगे, एंड प्लीज़ मेरे मुख्यमंत्री का 2017 से लेकर 2022 के बीच के तमाम इंटरव्यूज़ निकालिए। क्यों नहीं मेरे मुख्यमंत्री ने 2017 से 2022 के बीच में एक बार भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की? ये एक ऐसा दौर था जब मेरे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अलायंस में थे, और जैसे मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं डबल इंजन की सरकार थी। उस डबल इंजन की सरकार में आपको केंद्र से ही तो मदद लेनी थी। जाते केंद्र के पास, आते यहाँ पर और बैठ के बोलते कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। 2017 से 2022 तक एक बार इनकी जुबान से नहीं निकला विशेष राज्य का दर्जा, और आज भी इनकी जुबान से तब निकला है जब चुनाव राउंड द कॉर्नर है। आज सर पे आपको चुनाव दिख रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। और क्या ये मेरे मुख्यमंत्री की नाकामियों को नहीं दर्शाते? क्या ये उनकी विफलताओं को नहीं दर्शाते कि एक 19 साल के मुख्यमंत्री लगभग 2 दशक से जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं, उनको आज भी केंद्र की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत पड़ रही है?
क्यों नहीं आपने रेवेन्यू जनरेशन किया? और रेवेन्यू जनरेशन की सोच क्या है बताया ना मुझे मेरे मुख्यमंत्री। कृषि प्रधान प्रदेश है, जैसा मैंने बोला कि बिहार बाढ़ में डूबा रहता है, सिंचाई की योजनाओं पे इन्होंने काम नहीं किया। भाई हम लोग हाजीपुर का केला डाउन साउथ चला जाता है, केले के चिप्स बनकर वो इतना महंगा हो जाता है, क्यों नहीं वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट लगता है? मखाना आज ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी मांग इतनी बढ़ गई है। अगर बिहार में उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग यूनिट्स अगर वहां पर लग जाए तो वही मखाने की 4 दाम ज्यादा मिलेंगे हमारे किसानों को। किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके ऊपर मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे। उसके बाद हाथ फैलाएंगे केंद्र सरकार के सामने। मुख्यमंत्री जब विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, मुझे बताएं ना, हिसाब दें केंद्र की जितनी योजनाएं हैं क्यों उसका पैसा वापस लौटाना पड़ता है? कितनी ऐसी योजनाएं हैं क्योंकि विरोधाभास है, हम इनकी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने देंगे। अब वो भले वो प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं हो, आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं हो, उसको उतरने ही नहीं देते और उसकी आई हुई राशि को आपको वापस लौटाना पड़ता है। तो जब आप केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि तक का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कैसे आप पे यकीन करें कि विशेष राज्य के दर्जे के तहत जो राशि आपको आवंटित की जाएगी आप उसका भी सदुपयोग करेंगे? तो ऐसे में मुझे लगता है ये सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है जो मेरे मुख्यमंत्री हमेशा चुनाव के समीप करते हैं। अगर इनकी सोच ईमानदार रहती तो जब ये साथ में थे सरकार में एनडीए के, उस वक्त ये इस विषय को उठाते और उसको लागू करवाते तो मैं ज़रूर मानता। मेरी तरफ से आखिरी सवाल आपसे है। आपने बात करते करते गुगली फेंक दी और वो पकड़ में नहीं आई होगी। आपने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आम चुनाव के साथ ही बिहार में चुनाव हो जाएंगे। बिहार में वैसे 2025 में चुनाव होने हैं, ये आपने किस अंदाजे से कहा है? भाई मैं मानता हूँ इस बात को। बिहार में जिस तरीके से जैसा जिक्र इन्होंने भी किया और वो सुगबुगाहट है, महागठबंधन में एक असहज माहौल है घटक साथियों के बीच, और जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य आजकल उतना ठीक नहीं रहता, तो ऐसे में मुझे लगता है एक नया जनादेश की ओर बिहार अग्रसर हो रहा है। और मैं मानता हूं कि लोकसभा के साथ या लोकसभा के तुरंत बाद संभवतः बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। वैसे स्केड्यूल हैं फॉर द एंड ऑफ 2025, अक्टूबर नवंबर में होने हैं 2025 में। बट जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं बिहार में राजनीतिक, उसके आधार पे लगता है ऐसा कि चुनाव संभवतः जल्द हो जाएंगे। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर नीतीश कुमार ने जो पिछले दिनों जिक्र किया था तेजस्वी यादव को लेकर कि भाई अब आगे यही संभालेंगे, उस इशारे को भी कैसे देखते हैं फिर आप? भाई ये इशारे हालांकि उनकी इसको लेकर अपनी पार्टी में नाराजगी हो गई थी। बिल्कुल, उनके खुद के दल के नेता इन इशारों को कैसे ले रहे हैं? भाई मैं खुद आज की तारीख में एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ऐसे में मुझे ये कभी गवारा नहीं होगा कि मैं अपने दल के किसी नेता को छोड़कर किसी दूसरे दल के नेता को आगे बढ़ाने की बात करूं। आप हमेशा अपने दल से अपना उत्तराधिकारी आप आगे बढ़ाने की सोच कम से कम आप रखते हैं, तभी आपके नेता आपके कार्यकर्ताओं को आपके नेतृत्व पे भरोसा होता है। ऐसे में कोई भी आपका नेता आपके साथ क्यों रहना चाहेगा जब वो जानता है कि आप अपने बाद अपने दल को नहीं किसी दूसरे दल के नेता को आप आगे बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं। 2024 में जो समय से पहले मध्यवर्ती चुनाव की जो आशंका मैंने जाहिर की, उसके पीछे ये भी सोच है क्योंकि मैं मानता हूं कि खरमास के बाद मकर संक्रांति आते आते तक संभवतः जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट संभावित है। मतलब ये आप आशंका है या न्यूज़ दे रहे हैं? दोनों ही बातें मान लीजिए। मैं मानता भी हूं क्योंकि राजनीतिक बुद्धि ये कहती है कि स्वाभाविक ऐसा होना भी चाहिए, और उनके कई नेता जो जिनमें एक असंतोष है, कई ऐसे हैं जो मेरे भी संपर्क में हैं, उनके माध्यम से भी ये जानकारी भी मिलती है। अच्छा, जब आप 3-4 बार आपने इस बातचीत के दौरान 40 सीटों का जिक्र किया, जब आप 40 सीटों की बात करते हैं तब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि भाई एनडीए का कुनबा बड़ा है, एनडीए बीजेपी है, हम है, उसमें आप हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो सीटों का बंटवारा फिर कैसे होगा? इजीली हो जाएगा सीटों का बंटवारा? जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि आप भी कौन सा आसान है, वहाँ पे भी सारे दिग्गज बैठे हुए हैं, कांग्रेस बैठी है वहाँ पे, राजद बैठी है वहाँ पे आपके सीपीआई है, सीपीएम है, तमाम कई ऐसे दल हैं और कई ऐसे हैं जो कि बीच में अभी फ्लोट कर रहे हैं, उनका पता नहीं कि वो किधर जाएंगे। तो बहरहाल, बट एज आई सेड मेरा अपना एक्सपीरियंस है और दोनों बार का मेरा सक्रिय एक्सपीरियंस है क्योंकि 14 में भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की तरफ से अलायंस को
जितनी भी इसमें चर्चाएं थी उसमें मैं ही शामिल था, और 19 में भी मैं ही पार्टी की तरफ से शामिल था। तो दोनों बार का अनुभव है मुझे, और इसलिए मैं मानता हूं कि चुनाव आते आते तक बहुत सहजता से ये सब हो जाएगा। एटलीस्ट एनडीए में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान खुद को आगे कैसे देखते हैं, केंद्र की राजनीति में या बिहार की राजनीति में? आप एक सवाल और इसी में जोड़ना चाहें, जब आप जाते हैं और एक युवा चेहरे के बीच में, लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या इस तरह का फीडबैक मिलता है, नहीं मुख्यमंत्री होना चाहिए चिराग पासवान को, एक युवा चेहरा है, आप सारी बताते हैं, आप काम भी कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, तो इस तरह से भी कुछ होता है? भाई मेरा आपके प्रश्न के पहले हिस्से का जवाब देते हुए, मेरे राजनीति में आने का कारण ही बिहार था। मुंबई में था, वहाँ पे काम कर रहा था, कुछ समय और रहता तो वहाँ पे भी डिसेंट कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही पाता। बट ये वो दौर था जब वहाँ पे बिहारियों को लेकर क्षेत्रीय दलों के द्वारा काफ़ी हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे थे, बिहारियों पे लाठियाँ चलाई जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था। वो एक ऐसा दौर था जिसने मुझे बाधित किया ये फैसला लेने के लिए कि वापस बिहार जाऊँ। और जो मैं बिहारी अस्मिता की मैं बात करता हूँ, ये कहीं ना कहीं वहीं से मेरे जहन में आई कि इतना गौरवशाली इतिहास होते हुए बिहार का, मतलब आप सोचिए जब विभिन्न और देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और महामहिम जब उनके स्वागत में भोज देती हैं, तो मेरे प्रधानमंत्री उस भोज में जो बैकड्रॉप लगता है वो नालंदा यूनिवर्सिटी का। एक ऐसा राज्य जो शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पे शिक्षा के हाल इतने बदहाल हैं। एक ऐसा राज्य जो लोकतंत्र की जननी रहा है, वहीं पर आज लोकतंत्र को खंडित किया जा रहा है, जनादेश के अपमान किए जा रहे हैं। जनादेश को अपमानित करके सरकारें बदल के आप मुख्यमंत्री बनने का आप काम कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें आपको दुखी करती हैं बिहारी होने के नाते, और इसीलिए मैंने फैसला लिया कि वापस बिहार जाऊंगा और बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ूंगा। तो ऐसे में व्हेन यू से कि माय प्रायोरिटी वुड बी सेंटर और स्टेट, सो इट वुड बी स्टेट एनी गिवन डे। बिहार के लिए आया हूँ और बिहार की राजनीति में ही अपने आप को मैं ज़्यादा सक्रिय देखता हूँ। और जहाँ तक रही बात बिहारी युवाओं की या मुख्यमंत्री बनने की, जो गाहे बगाहे उनकी तरफ से कई बार स्वर सुनाई देते हैं, वो डेफिनेटली आपको मोटिवेट ज़रूर करते हैं, बट मेरा लक्ष्य वो नहीं है। जैसा मैंने कहा, मेरा लक्ष्य बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। चिराग पासवान को फर्स्ट बनाना होता तो मैं कई समझौते कर लेता और खुद फर्स्ट बना रहता। सीएम बन के आसानी से कर पाएंगे। मैं मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक हो जाता तो अपने लिए काफ़ी कुछ और बेहतर कर पाता, पर वो समझौता ना मैंने तब किया ना अब करूँगा। चिराग, आपने बहुत खुले दिल से बात की, एक लंबी और सार्थक चर्चा हुई और बहुत अच्छा लगा आपका विजन जान के कि आप अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट की जनता के लिए ऐसा विजन रखते हैं। और मैं कांग्रेचुलेट करूंगा आपको और अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी दूंगा कि जो आप सोच रहे हैं और जिस राह पर चल रहे हैं उसमें कामयाब हों। और चुनाव के लिए भी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान।